आज हम सब पाठ्यक्रम के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, भक्ति काल के 4 प्रमुख संत भक्त हैं। इनमें समानता है, चारों का ईश्वर में अटूट विश्वास है। मानव कल्याण, मनुष्य में मनुष्य होने की प्रेरणा। अंतर यदि कहीं दिखता है तो चारों के दृष्टिकोण में। देखिए, जैसे कबीर का खंडनात्मक रूप है, जायसी का प्रेम परक, तुलसी का व्यवस्थावादी, सूर का रागात्मक। दृष्टिकोण के निर्माण में परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। कबीर आए अस्वीकार का साहस लेकर। जिन अंधविश्वासों में हम उलझे हुए थे उनमें हमें अटूट विश्वास था। कबीर ने सीधे समस्याओं को सीधे जनता के सामने रखा और सारे सच को बयान किया। जायसी जिस दौर में आए उस समय इस्लाम की स्थापना हो चुकी है और जायसी की यदि जीवन परिचय की बात करें तो जायसी बहुत कुरूप थे। एक आंख कान नहीं थे। शेर शाह इन्हें देखकर हंसा। आश्चर्य होता है, इतने सौंदर्य का बोध एक आंख से जायसी ने इसका वर्णन किया है। बाह्य सुंदरता बताई और आंतरिक गुणों को भी बताया कि वह गुणों की खान है। कौन? पद्मावती। पद्मावती को वेदों उपनिषदों का ज्ञान है, परम विदुषी है। तो छात्रों देखिए, कबीर के जो व्यंग्य थे, जायसी उसको लाए और हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के करीब लाने के लिए। खंडन के बाद ही मंडन होता है, तोड़ने के बाद ही कोई जुड़ता है। कबीर में जहां ज्ञान प्रमुख है, जायसी में वहां प्रेम प्रमुख है। जायसी में संश्लेषण शुरू होता है। जायसी की शैली अलग थी, लेकिन वही कहा जो कबीर ने कहा था। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम को केंद्र में रखकर कथा का सहारा लिया। हिंदू ऐतिहासिक कथा का सहारा लिया, बल्कि हिंदू धर्म में जितने तीर्थों, देवी देवताओं की परिकल्पना की गई है वह सब जायसी ने अपनी कथा में प्रकट किया। ध्यान दीजिए छात्रों, अमीर खुसरो ने जिस पहेली को बूझने बुझाने के सहारे चले थे, जायसी ने वही काम कथा का सहारा लेकर हिंदू मुस्लिम के हृदय को एक करने का प्रयास किया। 12 महीने में अपनी जिंदगी को लोग कैसे जीते हैं, यह 12 महीने नहीं 12 रंग है। जायसी ने एक कथा गढ़ी। क्यों गढ़ी? इसलिए कि निर्गुण को सगुण शैली में प्रस्तुत करने के लिए। जनता किस्से कहानी में सुनने की आदी थी। जायसी ने कथा का सहारा लिया और इस कथा के माध्यम से आम जनमानस को वेद उपनिषदों की बातें सामान्य सरल शब्दों में स्पष्ट करते हुए समझा दिया। और जायसी ने कहा कि तन चित्तौड़ है, मन राजा है। हीर किसे भाव जगत सिंघल है, नागमती लौकिक जगत है, संसार है कह सकते हैं।
और पद्मावती परमात्मा है, सुआ हीरामन गुरु है। हीरामन तोता पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है, अर्थात गुरु ब्रह्म का वर्णन करता है। नारी को ध्यान दीजिए, ये मध्यकालीन की बात है, जब मलिक मोहम्मद जायसी एक नारी के रूप में परमात्मा को प्रकट किया है। नारी को जिस देश समाज में सारे धार्मिक कार्य करने की छूट नहीं थी, जायसी ने उस नारी को सम्मान देने का प्रयास किया, उसको ब्रह्म का दर्जा दिया। मलिक मोहम्मद जायसी उस दौर में कह रहे हैं जिस दौर में नारी भोग का साधन थी, ऐसे उस दौर में पद्मावती को ब्रह्म बताकर नारी की महत्ता स्थापित की है जायसी ने। तो छात्रों कह सकते हैं जायसी बहुत बड़े कवि थे, रचनाकार थे। एक कवि होते हुए नारी को ब्रह्म का दर्जा दिया। अब भक्ति काल में ऐसा कोई कवि नहीं हुआ है। अब यदि पद्मावत की कथा को आप पढ़ेंगे तो रत्नसेन राजपाट छोड़कर योगी का वेश धारण कर पद्मावती को ढूंढने चला जाता है। कबीर का जब प्रसंग आए तो देखिए, कबीर ने भी एक बात कहा था। कबीर ने क्या बात कही थी? लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कि मार्ग बहुत लंबा है और रास्ते में बहुत कठिनाई आती है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने भी यही दिखाया है कि कष्ट सहते हुए रत्नसेन सिंघल द्वीप पहुंचा। तो साहित्य में पहली बार किसी पुरुष को नारी के प्रेम में तड़पते हुए दिखाया गया है। ऐसे समय में जायसी मुस्लिम होते हुए, मुस्लिम धर्म में आस्था रखते हुए भी हिंदू संस्कृति को महत्व दिया है। उन्होंने कुरान को माना है तो पुराण को भी महत्व दिया है। इसीलिए जायसी का प्रेम लोक जीवन से सिंचित है। रत्नसेन चला जाता है और रह जाती है नागमती। नागमती के माध्यम से आम भारतीय नारी के विरह का वर्णन किया है। कैसे आम आदमी 12 मनोदशाओं में जीवन जीता है। एक पंक्ति देखिए, बरसै मघा झकोरी झकोरी। तो जायसी ने आम आदमी की भाषा ठेठ अवधि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाई। उस समय राजकाज की भाषा फारसी थी। जायसी मुसलमान होते हुए अवधि में पद्मावत जैसे महाकाव्य लिखकर मुस्लिम शासक को सूचना देते हैं कि यह अवधि आम जन की भाषा है, जिसमें मानवता का इतिहास लिखा जा सकता है। पंडितों मुल्लाओं को चुनौती दिया कि संस्कृत फारसी से अवधी भाषा किसी मायने में कम नहीं है। एक तरह से जायसी ने भाषा को नया संस्कार दिया। तो देखिए छात्रों, आपके साथ साथ पूरी प्रकृति चला करती है। आज आपसे प्रकृति कितनी दूर है। जायसी ने ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ नहीं बताया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। इसी को कहते हैं श्रव्य भाषा। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होते हुए भी ऐसे मार्मिक वर्णन बड़े सहज लगते हैं
कि ये आंसू अकेले नागमती के ही नहीं हैं, बहुत लंबे समय से जो आंसुओं का बांध रुका था उसको जायसी ने खुलकर रोने हंसने की हिम्मत दी नारी को। इतिहास उस समय नारी को रोने का इजाजत नहीं देता था। ये वे आंसू हैं जो नागमती फूट फूट कर रो रही है। अब प्रेम में तड़पती उस नारी के आंसू, साधारण आंसू नहीं। अब नागमती यहाँ कोई राजरानी नहीं है, एक साधारण नारी के रूप में जायसी उसको पेश करते हैं। और सच्चा प्रबंधकार वह होता है जिसको मार्मिक स्थल की पहचान है। और जायसी भाषा और संवेदना दोनों स्तर पर साथ साथ चले हैं। जैसी उनकी संवेदना है वैसी ही उनकी भाषा है। जैसी मानो हिंदू घरों के विश्वास और आस्था को उजागर कर देते हैं। देखिए, इतिहास बताता है कि आधी रात में नारी को छोड़कर सिद्धार्थ चले गए थे और जायसी सीधे इतिहास से टकराते हैं। मध्यकालीन का इतिहास आक्रमण करने और झेलने का इतिहास है। कारण या तो अपने साम्राज्य को विस्तार करने की लालसा, महत्वाकांक्षा है। अलाउद्दीन को क्या कमी थी? उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है रूप लिप्सा के कारण। ताजमहल आश्चर्य है। तो देखिए, अलाउद्दीन को पद्मावती की 2 मुट्ठी राख मिलती है। यहाँ पर जायसी ने बता दिया कि ये शहंशाह, तलवार से मोहब्बत नहीं जीती जाती। यह भारत है और यह भारतीय नारी का प्रेम है। ये अपने को होम कर सकती हैं, लेकिन तलवार के सामने झुक नहीं सकती। इनका अपना स्वाभिमान है। यूं ही ये अपने शरीर नहीं बेचती। जैसी यह सब उस मध्यकालीन के दौर में कह रहे हैं जहां पर नारी को भोग की सामग्री समझा जाता था। तो यह है जैसी का प्रेम। कभी कबीर ने भी कहा था, प्रेम न हाथ बिकाए, खाला का घर न है। तो जैसी का प्रेम अग्नि स्नान का प्रेम है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। अर्थात प्रेम शक्ति के द्वारा नहीं जीता जा सकता। बहुत बड़े समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा था कि जायसी तुलसी के बराबर है। तो एक तरह से न कहकर भी शुक्ल जी ने जायसी को बड़ा बता दिया। अब जायसी कि देखिए, जब सुंदरता का वर्णन करते हैं तो बगीचे की सुंदरता को देखिए, तो ऐसा वर्णन करते हैं जैसे स्वर्ग लोक का वर्णन हो रहा है। कितने प्रकार का फूल व्यंजन है, यह सब बता रहे हैं। एक तरह से जायसी प्रेम को बताते हुए तमाम जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जायसी बहुज्ञ थे। पक्षी अपनी तमाम भाषाओं में एक ही ईश्वर का नाम लेते हैं। जायसी प्रेम के बहुत बड़े पारखी थे। तो कह सकते हैं कि कबीर जायसी में पहुंचकर और बड़े हो जाते हैं। ये लोग प्रेम के गायक हैं। साहित्य को समाज की संपत्ति मानते हैं। तो कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी बहुत बड़े कवि थे और भाषा संवेदना दोनों जैसे घुल मिल गए। तो इतिहास में जब जब ऐसे आक्रमण हुए, खून इंसानियत का ही हुआ है। इसीलिए अलाउद्दीन के माध्यम से पूरे इतिहास की बात करते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि जायसी प्रेम परक गायक कवि
और लोक कवि सच्चे भक्त, सच्चे रचनाकार हैं। शेष चर्चाएं अगली क्लास में होगी। धन्यवाद।